जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। 1885 से 1919, 1919 से 1947, पिछली दो कड़ियों में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कांग्रेस के जो पाप गिनाए हैं उसके बारे में इस टाइम फ्रेम में चर्चा हुई है। तो आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं 1947 के बाद की करने वाले हैं, जिसमें प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने योग संदेश में जो कुछ लिखा था उसके बारे में, उसमें क्या-क्या फैक्ट्स किस तरीके से लिखे गए थे, क्या रेफरेंसेस दिए गए थे, इसकी पूरी एकेडमिक डिटेल आज आपको मिलने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला जम्बू टॉक्स पर आपके सामने चल रही है, जो अन्यत्र बहुत कम शायद ऐसे चैनल रहेंगे जो इतनी डिटेलिंग में आपको इस तरीके की बातें बताएंगे, और वो भी बहुत एकेडमिक वे में बताएंगे, विद अलोंग विद द रेफरेंसेस बताएंगे। ये केवल लफाजी नहीं चल रही है कि नेहरू ने ये कर दिया, गांधी ने ये कर दिया, पटेल ने ये कर दिया, अंबेडकर ने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर दिया, जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है, जो रेफरेंसेस हैं, जो सोर्सेज हैं, और जो खुद के लिखे हुए नहीं है, जो प्रामाणिक है, जिनको सरकार ने भी माना है, जिनको अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी माना है, उनके द्वारा अगर गांधी के बारे में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ये कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को एक भरी सभा में रसूल का हिंजड़ा कहा, तो ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो बताया है। गांधी ने स्वयं कहा है, हरिजन पत्रिका में लिख करके कहा है, बड़े बड़े अखबारों में कहा है। खैर, इसके बारे में एक अलग से पूरा का पूरा कार्यक्रम भी करेंगे। आज के लिए, अभी शुरुआत के लिए इतना ही है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, दीदी प्रणाम, कैसी हैं जी आप? नमस्ते। अच्छी हूँ। आपके चैनल पर आकर और अच्छी हो जाती हूँ। गला हमारे वला चैनल का खराब है फिर भी हिम्मत आ जाती है। जी नहीं, आपकी हिम्मत से बहुत लोगों को हिम्मत आ जाती है। मुझे लगता है कि भारत में जो शौर्य की जो एक बड़ी एक कहानी रही है, बल्कि गाथाएं रही हैं शौर्य की, उन शौर्य की गाथाओं को अपने अंदर संचालित करने का, संचालित करने का काम आप कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद दे दे। तो ये जो आपने वो गांधी जी वाला संदर्भ कहा, इसका तो मेरे से पूरा नोआखाली की कथा करवा लीजिएगा एक दिन। एग्जैक्टली exactly। और रोचक मैं यहाँ प्रतिवेदन मैं होकर एक के। थोड़ा सा एक बात ये भी कहता चलूं, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हमने दर्शकों को बताया था, तो 4 हमारे जो पैट्रॉन्स हैं दीदी, वो हमारे बन चुके हैं। 4 पैट्रॉन्स हमारे आ बहुत चुके हैं। उन बधाई चारों हो। का बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ में पैट्रॉन के रूप में जुड़ने के लिए। आपने एक कैटेगरी जो है वो चूज की है, दैट इज भारतवर्ष, और उस कैटेगरी में आप हमारे संरक्षक सदस्य बने हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और 6 हमारे प्रबुद्ध सदस्य भी बन चुके हैं, यानी कि जो 2500 का आंकड़ा हालांकि बहुत बड़ा है, उसमें से अभी 6 बने हैं, लेकिन एक कदम तो चलना पड़ता है, एक कदम तो आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो एक कदम बढ़े हैं, और एक कदम बढ़े हैं तो आप लोगों के आशीर्वाद से 2500 प्रबुद्ध सदस्य की जो हमने बात की है वो भी बहुत शीघ्र पूरी होगी। बहुत आपकी शीघ्र बात। होगी। तभी तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करूंगी। तभी एग्जैक्टली उन लोगों से व्यक्तिगत बातचीत और उनकी समस्याओं का समाधान, उनको गाइड देना, उनसे लिखवाना, पढ़वाना, मैं और मिश्र जी। और आवश्यकता पड़ी तो कुछ और स्कॉलर्स जो उनके रुचि के होंगे उनको भी जोड़ देंगे इससे। एग्जैक्टली तो दीदी। अब शुरू करते हैं। जिससे ये बात शुरू हुई थी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने, अद्भुत विद्वान है, राम स्वरूप जी ने कहा था मुझसे, शायद 94 या 95 में, जब इनसे मिलवाया था, कि प्रकृति ऐसा संयोजन कभी कभी करती है, ये ऋषि है। तो उन ऋषि स्वरूप रामेश्वर मिश्र पंकज जी का लेख छपा था जुलाई 2013 में। जब मुझसे निधीश जी ने कहा तो मेरे ध्यान में वही लेख आ गया था। इसी लेख को सामने रखते हुए मैं आज का भाषण कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतने तथ्य मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं रहा है। जी। ये है कांग्रेस की विदाई, देश की भलाई, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज
और ये योग संदेश का तिथि है। जी। तो मैं इसमें से अपने अपने ढंग से उठा रही हूँ। और संख्या इन्होंने तो 75 गिन के दी है, 10-12 मैंने गिना दिया है। और इन्होंने तो 2013 में लिखा है, 13 से अब तक इन सबों ने जो पाप किया वो मिला के 100 से भी अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस लेख का 11वां पॉइंट शुरू कर रहे हैं, जो पृष्ठ संख्या 21 पर है। ये है ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर ये डॉक्यूमेंट इंग्लैंड में हर हाईनेस विक्टोरिया के प्रेस में छापा। कब छापा? तभी छापा। मुझे पता ही नहीं था, मेरा क्षेत्र भी नहीं था। और मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, रामेश्वर मिश्र पंकज जी के आगे बौनी हूँ। इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स है, इतने बड़े बड़े। सबसे पहले 2013 में स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि योग पीठ में लाके दिया। पंकज जी ने कोई चर्चा की तो उन्होंने कहा, मिश्र जी मेरे पास है तो पढ़ेगा कौन? और उसकी ऊंचाई, मैं 18 इंच ऊंची कुर्सी पर बैठी हूँ, कम से कम 36 इंच। ये तो हरिद्वार में रखा हुआ है, मिश्र जी के पास जी। उनके अपने पर्सनल कलेक्शन में था। और ये सारे वॉल्यूम नहीं थे। उस वक्त 2013 में पढ़कर मिश्र जी ने जी। भाषण दिया, निशान लगाए। लेकिन ये जो लेख छापा, चूंकि योग संदेश का लेख था, इसलिए इसमें पृष्ठ संख्या, पैराग्राफ ये सब उन्होंने नहीं दिया है। और मेरा पढ़ा हुआ भी नहीं है, मैंने बहुत दूसरे अंश पढ़े थे उस वो। और मेरे पास ट्रांसफर ऑफ पावर है भी नहीं पास में जी। देहरादून में, नहीं तो सब पृष्ठ संख्या दे देती। तो अब ये रामेश्वर मिश्र जी का लेखन मैं पढ़ रही हूँ। मेरा हिस्सा 2 भाषण था, इसमें जी। कोई कमी बेसी है, कोई जानना बूझना है तो वो भी है, जो मुझे आता है वो मैं बताऊं। सदा उस विद्वान को सुनना चाहिए जिसने उस विषय में विद्वता अर्जित की है, उस एग्जैक्टली। विषय में का अधिकारी विद्वान है। तो ये विषय के अधिकारी विद्वान मिश्र जी हैं। तो कहेंगे कोई आप क्यों बोल रही हैं? ये संजोग बन गया कि उनका स्तुति मैं करूं। तो अब एक जो खास बात इसकी भूमिका में बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो मैंने आप लोगों को दोनों वर्ल्ड वॉर की कहानी सुनाई। सेकेंड जी। वर्ल्ड वॉर आते आते यूएसए ने और यूएसएसआर ने तय कर दिया था कि इंग्लैंड की कॉलोनीज को नहीं रहने दें। अब ये कोई हम लोगों के लिए बड़ा प्रेम से नहीं कहा था, अफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए। उसके बिना इंग्लैंड चूहा भी नहीं है, चूहे का बच्चा भी नहीं है। तो इंग्लैंड की धौंस पट्टी खत्म कर दे, फ्रांस की धौंस पट्टी खत्म कर दे, डीकॉलोनाइजेशन खत्म हो जाए और यूएसए यूएसएसआर की धौंस पट्टी चले, उनका कोलोनाइजेशन चले, उनका कोलोनियलिज्म चले। आप लोगों ने ब्रिटिश कोलोनियल इंपीरियल पावर सुना होगा, कम्युनिस्ट जी। कोलोनियलिज्म नहीं सुना होगा। मुझे ध्यान है, मैंने जम्बू द्वीप पर जम्बू टॉक्स पे 2 भाषण दिए हैं। तो बिल्कुल। कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म। उपनिवेशवाद का अंत, उसका भी बिल्कुल। दोनों लिंक आप उचित समझे तो दे दीजिएगा। मैं देता हूँ, तो मैं देता हूँ। और दूसरा, 1939 से 1945 की जो लड़ाई हुई, इसमें ये लोग धूल मिट्टी की तरह से हो गए थे। चर्चिल का एक भाषण है, जहां तक मुझे याद है 45 की बात तो वो हट गया, दूसरा चैम्बरलेन या कौन प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो एक बार वो भाषण देता है चर्चिल, शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, व्हाट यूरोप इज अ हीप ऑफ रबल, मतलब कंकड़ पत्थर का ढेर, पेस्टिलेंस मैंने बीमारी महामारियों का घर, और एक शब्द और है, 3 छोटे छोटे वाक्यांश है जिसका वो प्रयोग करता है। तो इंग्लैंड के सामने विषय ये था, इंग्लैंड या ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तीनों जी। इससे अलग होना ही चाहते थे। तो इंग्लैंड की औकात नहीं रह गई थी। वहां पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन होता है, चर्चिल कहता है कि मैं डीकॉलोनाइजेशन का पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा। तो उनके सामने प्रश्न है, जिंदा रहे कि ना रहे।
ये इंग्लैंड क्या है? अटलांटिक महासागर में एक नन्हा सा द्वीप जो कोहरे से, बादलों से, अंधेरे से घिरा हुआ द्वीप है। तो तय हो गया है। इस तय होने के प्रोसेस में अभी तो मैंने कहा 35 से 39, और इंटर वॉर पीरियड की मैंने बात नहीं की। 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही हो गया था कि डीकोलोनाइजेशन शुरू होगा। तो जी। 2 एक्ट आते हैं इंडिया एक्ट, एक 1935 है, एक उसके उस पहले का है, शायद 19 का है, मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म या कौन सा साल नहीं याद आ रहा है। जी। तो 1935 के एक्ट में जो मोटा मोटी कहा गया वही बाद में संविधान में आया है। और अंग्रेजों ने बहुत जोर दिया संविधान बनाने का। किन अंग्रेजों ने? जिनके पास न तब संविधान था, न उसके पहले कोई संविधान था, न आज तक कोई संविधान था। तो काहे भाई, तुमको तो संविधान का महत्व तो नहीं पता, क्यों लिखवा रहे हो? इसलिए लिखवा रहे हो, गांधी कहीं मर गए, जो मर गया 30 तारीख को, नेहरू कहीं मर गया, या नेहरू को उठा के बाहर फेंक दिया गया, तो भारत तो अपने इस पूरे पूरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो सब कुछ लिखा पढ़ी में करवा लो। ट्रांसफर ऑफ पावर की शर्तें भी लिखा पढ़ी में दस्तखत करवा लो। और फिर हम जी। कहेंगे देखो भारत सरकार का दस्तखत है, तुमको मानना पड़ेगा। नहीं, ये भारत सरकार का दस्तखत नहीं है। सरकार क्या है? जो भारत को का प्रतिनिधित्व करे, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे, भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। भारतीयों को तो पता ही नहीं है तुमने क्या किया। तो बिल्कुल। तुम्हारा दस्तखत भारतीयों से बेईमानी का दस्तखत है, भारतीयों से धोखाधड़ी का दस्तखत है, भारतीयों से के विश्वासघात का दस्तखत है। तो इस दस्तखत को उचित समय आते हैं। उचित समय क्या होता है? जब आप पर्याप्त बलवान हैं और विपक्ष पर्याप्त कमजोर है, उस समय मोदी सरकार को, भारत की सरकार में ही कह रही हूँ, भारत तो जी। भी हिंदू राज्य बना कहाँ है? हम्म। भारत का राज्य तो वो होगा। लेकिन अभी जो मोदी सरकार है, इसका धर्म है इस विश्वासघात के, जो ट्रांसफर ऑफ पावर की जो शर्तें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको रद्द कर दे। और ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? मिश्र जी ने जो लिखा है, पहला, ये योग संदेश जुलाई 2013, पृष्ठ संख्या 21, आइटम नंबर 11, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत की सरकार भी युद्ध बंदी मानेगी। और यदि नेताजी मिल जाते हैं, नेताजी का अज्ञातवास, तो उन्हें युद्ध बंदी के रूप में इंग्लैंड को सौंप देगी। युद्ध बंदी मतलब वॉर क्रिमिनल। और criminal। वही जो दशा हिटलर के नाजी पार्टी की जी। वो सुभाष बाबू का होगा। ये शर्त पर दस्तखत कौन करता है? नेहरू, देशद्रोही पापी नेहरू। गांधी जी का आशीर्वाद, कौन गांधी जी? रसूल के हिजड़े का आशीर्वाद, उसके अपने कथन के अनुसार। मेरा कथन नहीं है, ध्यान दो, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। जो मुकदमा करना है गांधी जी पर करो। जी। तो इसका ट्रिक समझिए। शायद मेरे इसको पढ़ने का ये लाभ है कि मैं मिश्र जी के लेखन का भाष्य कर पा रही हूँ। ये जो पूरी कथा फैली ना कि वो हवाई जहाज क्रैश हो गया और सुभाष बाबू मर गए, एक डिसेंट कवर कि मर गए, आए मिल जाए तो गोली से मार के उनको खत्म कर दे, मर गए तभी, ये मरने की भूमिका। उसके बाद की कथा पता है, वो रूस में दिखे, विजया लक्ष्मी पंडित आके दी, कई फोटोग्राफ हुए। तब चर्चिल को नेहरू लिखता है, ध्यान दीजिएगा, चर्चिल को नेहरू लिखता है कि सुभाष बाबू यहाँ यहाँ देखे गए हैं, उनको पकड़कर नजर बंद करो। तो मिलते ही उनको युद्धबंदी के रूप में इंग्लैंड को सौंप देगी। इसमें ब्रिटिश सरकार का क्या भला है और नेहरू का क्या भला है? ब्रिटिश सरकार का भला है। ये विराट भारत की जगह ये भारत
नेहरू का क्या भला है, अरे बाप रे, वो तो कहाँ से संभलेगा, मुझसे तो ये नहीं संभल रहा है, इसलिए नेपाल का भी स्वीकार नहीं करेंगे, कश्मीर का भी नहीं करेंगे, हैदराबाद का भी नहीं करेंगे, और वो जो बलूचिस्तान है उसका भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमको तो इतना बड़ा भारत चाहिए। क्यों? नेहरू बौना है। किस अर्थ में बौना है? राज्य सत्ता को संभालने के सामर्थ्य में एक बौना है नेहरू। इसलिए पहली शर्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत की सरकार भी युद्ध बंदी मानेगी और नेताजी से मिलते ही उन्हें युद्ध बंदी के रूप में इंग्लैंड को सौंप देगी। अरे भाजपाइयों, टीवी चैनल पर आते हो, ललकार कर ये बोलो कि देश का जो सर्वोच्च सेनापति है उसको युद्ध बंदी मानने का अपराध, और इस अपराध के लिए चुल्लू भर पानी के बिना नाक बंद कर करके सब के सब मर जाओ। ये भाजपाइयों का काम है, संघियों का काम है। बड़ा सुभाष बाबू को अपना बोलते हैं। दूसरा, ख, ट्रांसफर ऑफ पावर की लिखित शर्तें, जिसका दस्तखत महापापी कांग्रेस, नेहरू, रसूल का हिजड़ा। रसूल के हिजड़े का दस्तखत नहीं है शायद। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण की पूरी सुविधा होगी, जबकि आर्य समाज आदि को शुद्धिकरण की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। हिंदुओं को ईसाई बनाया जाएगा, परंतु ईसाइयों को वापस लौटकर अपने मूल धर्म में आने की सामूहिक अपील तथा सामूहिक प्रयास नहीं करने दिए जाएंगे। इसे ईसाइयों की संवेदना को आहत करने वाला कार्य माना जाएगा। पुराने लोग याद करो, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जो आज क्या है, आसाम, मिजोरम, मेघालय, और साथ है ना अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर है, ये नागालैंड सात है। क्या थे? ये सात क्या, नागालैंड, ये सात क्या है? नेफा, जहां पर हिंदुओं को सरकार से परमिट लेके जाने देंगे, परमिट देंगे ही नहीं, अखबार में छपने ही नहीं देंगे, चर्चा होने ही नहीं देंगे, और इन सातों को राज्यों में ईसाई मिशनरियों को लाकर रख दिया गया और हिंदुओं का धर्म बलात् छीना गया। बलात् छीनने की जो कहानी है वो लोमहर्षक है, रोए काट जाएंगे। भारत सरकार के वित्त विभाग में जिसकी मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, शैलेंद्र जी। उसके बड़े अधिकारी हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम घर, और उन्होंने एक पुस्तक, अगर मुझे ध्यान है, लिखी है जो अपने वनवासी लोग हैं जी। इनका किस निर्ममता और नृशंसता से ईसाई मिशनरियों ने मतांतरण किया। तो जो बात ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखी नहीं जा सकती, वो एडविना को गोद में देके और पता नहीं किसको किसको और गोद में देके, यानी भारत का जो अपने को प्रधानमंत्री कहता है वो औरतबाज होगा, और इसको देके हिंदू स्त्रियों का शील भंग होगा, धर्म छीना जाएगा। वर्तमान इंडियन पीनल कोड में इस कार्य के लिए, यानी बलात् धर्मांतरण के लिए क्षेत्र बांध दिया जाए, इसके लिए क्या सजा है, वो सजा सब कांग्रेसी ले ले, नाक बंद करके चुल्लू भर पानी में मर जाए। और जो देशभक्त लोग नोटा की तैयारी कर रहे हैं जी। और इसको या उस पार्टी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा इन तथ्यों का स्मरण करें। बड़ा गुस्सा आ रहा है तो नाक बंद कर लो ना अपना। तीसरा, ग, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ औपचारिक तौर पर, फॉर्मली, कैजुअली नहीं, फॉर्मली, औपचारिक तौर पर भारत की रानी बनी रहेगी तथा भारत ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। अरे ब्रिटेन हमारे कॉमनवेल्थ में कि हम ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ में? ब्रिटेन 15 अगस्त 1947 को हमारा कर्जदार था ना भाई, जी। तो कर्जदार के हम कॉमनवेल्थ होंगे।
कि कर्जदार हमारा कॉमनवेल्थ होगा। नेहरू नहीं, नेहरू एंड कंपनी का महापाप, कांग्रेस का महापाप। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1947 में यस, इंग्लैंड पर स्टर्लिंग बैलेंसेस थे। स्टर्लिंग बैलेंसेस क्यों थे? लोग बोलेंगे अरे हम तो लूटे पीटे थे, हमारा कर्जदार वो कैसे बना? ऐसे बना कि दोनों लड़ाइयों में हरदम जो वॉर प्रिपरेशन था, जो वॉर इंडस्ट्रीज थी, भारत से मेजर सप्लाई थी। मेजर सप्लाई का कीमत वो 10 रुपए का 1 रुपया दे रहे थे। उस 1 जी, रुपया इकट्ठा होके अगर 1 लाख रुपया होता था, तो जितना मिलिट्री पर खर्च हुआ सब जगह, वो सब खर्च भारत के खाते डाला गया। भारत की सुरक्षा हम कर रहे, दुनिया भर का वही खाते का गड़बड़ किया। 1 लाख को 10,000 ले आए। 10,000 पर भी चर्चिल की जिस पुस्तक का हम नाम लिए हैं, जी, सीक्रेट पेपर्स नहीं है, कुछ और नाम है उसका, कोड याद आ जाएगा। ठीक, वो कोई एक महिला के द्वारा लिखा गया है। हम लोग कहते हैं मत बोलो याद नहीं रहता है, मैंने पूरा किताब पढ़ा है, नाम नहीं याद रहेगा। तो उसमें लिखता है चर्चिल, कोई उपाय करो, इस स्टर्लिंग बैलेंस को राइट ऑफ करो। इस स्टर्लिंग बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए नेहरू, गांधी, कांग्रेस। हम लोगों ने कभी सुना कि 1947 के बाद ब्रिटेन से हमारा उधार वापस आप आया? मधुश्री मुखर्जी की किताब की बात तो नहीं कर रही हैं, चर्चिल किसका? सीक्रेट वॉर? मधुश्री हाँ 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 मुखर्जी, चर्चिल हाँ सीक्रेट हाँ वॉर। हाँ हाँ। हम्म, सीक्रेट पेपर्स है, चर्चिल सीक्रेट पेपर्स, ये नाम है शायद, जी, वॉर नहीं है। अच्छा, चौथा घ, अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1958 ईस्वी के बाद लगभग लगभग आधा भारत, ये मिश्र जी ने जब लिखा है, तो इससे इनका तात्पर्य क्या था उस समय? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। और ये जो विराट भारत हम बता रहे हैं, इसका आधा नहीं, इसका तो चौथाइया भी नहीं बैठेगा, एक छठवां अंश भी नहीं बैठेगा। तो भारत के एक छठवें अंश में जो अंग्रेजी कानून थे 1947 के बाद, वो अंग्रेजी कानून संपूर्ण भारत पर लागू। गांधी जी क्या कहते हैं हिंदू स्वराज में? अंग्रेज लोग रहे, अंग्रेजों का हम्म, कानून चला जाए। ये स्वाधीनता आंदोलन है। हम स्वाधीनता आंदोलन में लड़े हैं कौन? हम कांग्रेसी लोग लड़े, तुम अकेले लड़े थे? और तुम क्या कह के भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे थे? अत्याचारी कानून है, एक्सप्लॉयटेटिव कानून है, ये है वो है, हम खत्म करेंगे। नहीं जी, तुमने वो संपूर्ण कानून पार्लियामेंट से रेटिफाई करके संपूर्ण देश पर लागू कर। ये महापाप, ये धोखा, ये जी, विश्वासघात, इसके लिए कितना शब्द चाहिए? जो जिनके पास थेजोरस हो वो सब सही सही नाम लिखे। हाँ, और हाँ, अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1858 ईस्वी के बाद लगभग आधे आधे नहीं, जरा से भारत में लादे गए एंग्लो सेक्शन कानूनों को जारी रखा जाएगा। उनको से संपूर्ण भारत में भी लादा जाएगा और इसे संघीय सरकार के हित में बना। जी, ये कानून भारत के हित में है, इसके विरोध में ना बोलो। संविधान के विरोध में ना बोलो, ना बोलो तो तुम गांधी और नेहरू कर क्या रहे थे? तुम लोग तो इसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, हमको बोलने से मना कर रहे हो। इंडियन पीनल कोड वही है, ये जज सब वही है। 75 साल में ये जज सब और वकील लोग काहे ना बैठ के भारतीय कानूनों का कोडिफिकेशन कर दिए? बिल्कुल, और ये कह रहे हैं साहब ये न्याय व्यवस्था लाएंगे। तुम अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन को, अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कुछ ना लिखा होगा, अरे एक आठ लिखा होगा तो हमको पता नहीं है। अगला च, च का मतलब हुआ पांचवा, जी, ख ग घ, च पांचवा, एंग्लो सेक्शन शिक्षा जारी रहेगी। इससे बड़ा कोई पाप हो सकता? मतलब गिनती गिनाओ। इस शिक्षा व्यवस्था का लागू होने का मतलब
पुनर्जन्म नहीं माना जाएगा, पाप पुण्य की परिभाषा अलग होगी, न भगवान विष्णु की पूजा होगी, न शंकर की पूजा होगी, न राम को माना जाएगा, न कृष्ण को माना जाएगा, न महाभारत पढ़ाया जाएगा, न गीता जी, न रामायण, न वेद, न उपनिषद, न आरण्यक, न भाष्य, कुछ नहीं। क्या पढ़ेंगे? वो थर्ड क्लास कूड़ा बाइबिल, और वो थर्ड क्लास कूड़ा जो 19वीं 20वीं शताब्दी के यूरोप में लिखा गया, जो वहां रिजेक्ट हो गया। और जो सारे फादर्स हैं उसमें से आधे तो मेंटल होके मर गए और आधे मेंटल खाने में भेजे गए, 2-4 आत्महत्या करके। उनका लेखन भारत को पढ़ाएगी भारत सरकार, क्यों? नेहरू को प्रधानमंत्री बना है। ब्रिटिश नौकरशाही का ढांचा बरकरार रहेगा। आईसीएस, आईएएस, पीसीएस, जुडिशरी, सब उन्हीं के ढंग का चलेगा। पटवारी, जिसको राजीव गांधी कहते हैं कि 100 रुपया जारी होता है या 1 लाख रुपया जारी होता है दिल्ली से, तो 85 लाख इन्हीं सबों के पेट में जाता है, जी 15 लाख कहीं और जाता है। ब्रिटिश पुलिस ढांचा बरकरार रहेगा। क्यों भाई? पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ, ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ मोटे मोटे कहानी के किताब लिखे गए, बड़े बड़े भाषण दिए गए, और तुम उसी को रख रहे हो। तो तुम बेईमान, विश्वासघाती, दुष्ट, राजद्रोही, जनता द्रोही, और कहते हो जनता सब जानती है। जनता को ये सब पता है? ये तो ब्यूरोक्रेट और पार्लियामेंट वालों को नहीं पता होगा, जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, जो मिश्र जी ने लिख के रखा है। फिर कमाल की बात, इंग्लैंड के कानून की अच्छाइयां भारत में नहीं ला दी जाएंगी। ये मुझे लगता है ये मिश्र जी का अपना टिप्पणी है, ये मूल ट्रांसफर ऑफ पावर में नहीं होगा। जी जैसे इंग्लैंड में तो कोई लिखित संविधान कानून है नहीं, तो जो इंग्लैंड की परंपराएं हैं वही सोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन भारत में 1947 तक भारत के विभिन्न समाजों की परंपराएं ही कानून थी अंग्रेजों के द्वारा। जी हिंदुओं के लिए जो कानून था वो हिंदू परंपराओं के अनुसार था। मुनाफिकों का तो कोई परंपरा नहीं है, लेकिन जो भी था, और बाकी लोग का। किंतु 1947 के बाद परंपरा, बहुसंख्यक हिंदुओं की परंपराओं को विधिक हैसियत नहीं दिया जाएगा। जो 1947 तक अंग्रेजों ने भी विधिक हैसियत दिया था, वो संविधान के बाद हटा दिया गया। राज्य का संरक्षण 85% जनता को नहीं है, उसके धर्म को नहीं है। किसको है? उन 15% मुनाफिकों और चर्च वालों को है, जो घोषणा करते हैं कि हम हिंदुओं का नाश कर देंगे। गांधी और नेहरू ये उनको संरक्षण देंगे। भारत की संविधान सभा उनको संरक्षण देगी, जो कहता है हम धर्म का नाश करेंगे। क्या कह के? कि जो काफिर हैं, कौन है काफिर? जो इस्लामिस्ट नहीं है। पेगन्स का हम नाश करेंगे। कौन है पेगन? जो चर्च वाले नहीं है, जो ये नहीं मानते हैं कि जीसस गॉड का बेटा है। अब तो पता चला जीसस नाम का प्रणय नहीं है, कोई क्राइस्ट है ही नहीं। तो किसको माने भाई? नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा संपूर्ण नाश करेंगे। उसको 1947 के बाद की भारत सरकार संरक्षण देगी। गांधी नेहरू का महापाप का महापापी सब कौन नरक में जाएंगे? केवल ये दो नहीं, जी एंड कंपनी। इसलिए हम लोग तो कम से कम जाने और इसके अप्रत्यक्ष भी सहयोगी ना बने। सुरेश चिपलूणकर जी और अपने इंडिया स्पीक्स वाले संदीप देव संदीप देव जी, और ऐसे कम से कम 100, 200, 500 नाम। क्या कर रहे हो भैया? क्रोध में अपना हाथ काट लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अपना पैर काट लो आप लोग, मुझे कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन क्या आप अपने घर की स्त्रियों को इनको दे देंगे? तब मुझे तकलीफ। और बाकी हिंदू समाज की स्त्रियों के बारे में तो आपको अपने क्रोध के आगे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे सैनिकों को ये ढीला चलाते हैं। आपको बर्दाश्त है, मुझे और मेरे जैसे लाखों को नहीं बर्दाश्त है, और बर्दाश्त तो आपको भी। क्रोध में अंधे मत होइए, क्रोध को अर्जुन का बाण बनाइए। इस भाजपा को, इस मोदी सरकार को, इस संघ को मजबूर कीजिए कि हम हिंदुओं के हित का काम करें। इसके लिए बुद्धिमान है आप लोग, उस पे बुद्धि लगाइए। था अब था नंबर आप निधीश जी गिनिएगा। जैसे मैं यहाँ अंग्रेजी पर ये को बताता चलूँ राजकाज कि की दीदी ने जो भाषा नाम बनाए लिए हैं, रखा जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताता चलूं कि दीदी ने जो नाम लिए हैं उन नामों को लेने का एक बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि हम भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। तो भारत को सशक्त करने में हमारे स्वयं के निहितार्थ जो हैं उन्हें हमें साइड में रखना पड़ेगा। अपने स्वयं का मैं ये जो दो नाम ली हूँ, ये जी, दोनों मेरे हृदय के अति नजदीक है, अति प्रिय बिल्कुल, है मेरे। बिल्कुल। इसीलिए ये दो नाम याद है। इनका लिखा हाँ, हुआ पोस्ट मैं निश्चित पढ़ती हूँ। मेरे एग्ज़ैक्टली। प्रिय अनुज लोग हैं, अनुज बहुत ज्ञानी लोगों का लोग हैं। नाम ले रही हूँ। अन्य का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, अन्य को पढ़ती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, फेसबुक पर थोड़ा जाती हूँ। और इनका नाम मैं बार बार लूंगी। आप जी, जी, दोनों तेजस्वी हो, आप दोनों धर्म में स्थित हो, आपको ये विवेक लाना हो। बिल्कुल। हाँ, अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाए रखा जाएगा तथा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाएगा। एक नाम और भूल गए, शंकर शरण। शंकर शरण जी। वो तो एकदम ही पगलाए हुए हैं। एक तो पता नहीं कोनार्ड एस्ट को ले आए हैं, खुद जो ना बोल पाते हैं उनके मुहुआ से बुलवाते हैं, उनको कोट करते हैं। इनको एक भारतीय हिंदू अपना गुरु बनाने योग्य नहीं लगता है। कुनार्ड एस्ट इनके गुरु हैं। इन पर तो मेरे बहुत प्रिय थे, अब मुझे बड़ा क्रोध है। लेकिन ये दोनों चिपलूणकर जी और वो मेरे संदीप देव अभी जी, भी, संदीप जी मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। एग्ज़ैक्टली। और आनंद भी आता है उन लोग का कड़ापन पढ़ पढ़ के। कई नहीं, बार बहुत लगता है अध्ययनशील कि लोग हैं, कुछ दोनों लोग को बहुत कहना भी अध्ययनशील हैं। चाहिए, दोनों बहुत कुछ लोग को अध्ययनशील हैं इतनी और बहुत कड़ाई से तीव्रता से, बहुत बात कहना तीक्ष्णपन से बात चाहिए, लेकिन करते हैं। जी, वोट के समय नहीं। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा का मतलब समझते हैं? भारत की बहुलांश प्रतिभा को डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ओपिनियन मेकिंग से बाहर कर दे। भारत की तेजस्विता को, भारतीयता को, भारत की प्रतिभा को ओपिनियन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग से बाहर कर देना, ये है रोल अंग्रेजी भाषा का। भारतीय भाषाओं का अर्थ है भारत की परंपरा, भारत का तेज, भारत का सामर्थ्य कहाँ प्रकट होगा? निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में और राय बनाने। आज थोड़ा गला दुख रहा है, जल्दी खत्म करूंगी। ठीक है दीदी। जी, वकीलों की और जजों की वेशभूषा वही रखी जाएगी जो ईसाइयत के अनुसार है, काला कपड़ा। अच्छा हुआ भाषण ये इनका पर्चा मैं पढ़ रही हूँ। काला कपड़ा किनका था? यस, जो ईव को इविल कह के, विच कह के एग्जामिन करते थे। कैसे एग्जामिन करते थे? नंगा करके, देह के हर हिस्से में सुई चुभाते थे, वेजिना में और मुंह में इंस्ट्रूमेंट फिट करते थे, हाथ से गर्दन से टांग देते थे, स्टूल पर लपेट के घुमाते थे। ये क्या बोलते हैं, ठेवनी, ठेवनी की हड्डी को मशीन से तोड़ देते, जिनको धीमी भूसे की आग में जला। इनसे ये शैतान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं। इसकी इतने घिनौने ट्रिटाइजेस थे कि अब यूरोप में किसी यूरोपीय भाषा में छापना पोर्नोग्राफी एक्ट में आएगा, ऑब्ससिनिटी एक्ट में आएगा। लेकिन आज भी लैटिन में ये
चल रहा है, इनका ये कपड़ा है। जी तो क्यों भाई, तुमको भारत के सब लोग शैतान के एजेंट लगते हैं? हम लोग तुमको विचेट लगती हैं? जनता सब जानती है, भाजपाइयों सब गाना गाते हैं, जनता सब जानती है। अरे तुम नहीं जानते हो, जनता बेचारी कहाँ से? जानने का ढंग है शिक्षा व्यवस्था, जिसको तुमने अपने हाथ में लिया नेहरू एंड कंपनी ने, और लेके कम्युनिस्टों को और मियां लोग के हाथ में दे दिया। और तुम लोग का तो हम क्या कहें, अभी हम 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो भाजपाई लोग, तुम लोगों ने तो जो नरक मचा रखा है शिक्षा व्यवस्था के साथ, उस पर अभी हमको 2024 के बाद बोलेंगे, क्योंकि बोलने का कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। ये ठीक थोड़ी बात है। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। हम्म, ये भाषण पूरी श्रृंखला क्या है? 2024। हमें बिल्कुल इनसे बेहतर राज्य सत्ता चाहिए, और इस राज सत्ता की जो कमी है उस पर इतना दबाव बनाए कि मुंह छिपाने को जगह न मिले। 2024 के बाद देखिएगा मैं भाजपा और संघ पर कैसे बोलती हूँ, तब तो ठीक बात है। निश्चिंत हो जाएंगे ना 5 साल के लिए। अब अगला, कांग्रेस ने, अर्थात नेहरू के दबाव में, नेहरू ने अंग्रेजों के दबाव में पहली बार भारतीय राज्य का एक स्पष्ट बंटवारा स्वीकार किया। कौन? वही पाकिस्तान बांग्लादेश जी या भारत पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की औकात नहीं थी, जिन्ना की औकात नहीं थी, अंग्रेज सरकार की औकात नहीं थी डिवीजन करना। तब अंग्रेज सरकार ने क्या कहा? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही वाला, जी वही जिससे तिलक महाराज आउट, श्री अरविंद आउट, सुभाष बाबू आउट, चंद्रशेखर आउट, रास बिहारी बोस आउट, उसी कांग्रेस ने के जिम्मे डाला कि तुम्हारी वर्किंग कमेटी यदि बहुमत से पार्टीशन का प्रस्ताव मानती है तभी पार्टीशन होगा। इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टीशन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया। फिर रसूल का हिजड़ा आया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से उस प्रस्ताव को वापस कराकर ये प्रस्ताव लागू करवाया। सवाल ये होता है, वो तो चवनिया सदस्य भी था, हिजड़ा डिक्लेयर हो चुका था, तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्यों? आपके पटेल वाले का उत्तर दे। जी दीदी। इस पर मैंने पढ़ा, विस्तार से नहीं है, और हम्म, अधकचरी बात मैं बोलती नहीं हूँ। अगर कभी मेरे हाथ में सारा डॉक्यूमेंट आ गया तो दिखा कर बात कर। भाई वो तो डिस्क्रेडिटेड हो चुका है ना गांधी। जी नेहरू डिस्क्रेडिटेड है, तुमने एक वोट नहीं दिया और पूरे देश ने देख लिया है। तो फिर तुम इतना भयंकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से कैसे पार कर रहे हो? अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे स्मृति ईरानी जी, और मीनाक्षी लेखी क्या प्रवक्ता थी भाजपा की। अपने जी भावों के मूवमेंट से, चेहरे के तिरस्कार से, विरोधी को केवल फेशियल जेस्चर से ऐसे तिरस्कृत कर देती थी। अरे आप लोग इन तथ्यों को बोलिए, इसीलिए मिश्र जी ने लिखा है और इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। क्या पता जी आपने योग संदेश पढ़ने की जहमत उठाई थी। इसमें हुआ क्या? हम लोग को क्या पता चला कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है? नहीं भैया, मिश्र जी कह रहे हैं अफगानिस्तान गया, म्यांमार यानी बर्मा गया, नेपाल गया, श्रीलंका गया, और वो पांचों स्थान गया, और सिक्योंग तो नहीं गया, लेकिन सिक्योंग 49 में गया। अगला, अभी हम केवल एक चीज का क ख ग घ पढ़ रहे हैं। जी उन्होंने एक ही पॉइंट लिया है, पॉइंट 11 का क ख घ, इसी में एक ही पॉइंट में लगता है समय हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ पावर की शर्तें, इसमें ये कहा गया, अब सेनाओं की क्या जरूरत है? हम्म
मुसलमान तो अलग हो गए। तो अब सेनाओं की जरूरत नहीं है। नेहरू कहता है सेना की जरूरत नहीं है। जहां हवाई जहाज बनता था, और ध्यान दीजिए भारत क्या था, भारत जर्मनी के खिलाफ, इंग्लैंड और फ्रांस के पास जब यूएसए और यूएसएसआर आ गए, तो जी। सबसे बड़ा वॉर सप्लायर भारत था। कब? 1945 तक। तक। और खाली कपड़ा, टायर, खाना नहीं भेज रहा था, हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जलयान, लड़ने वाला यान, कुल भारत भेज रहा था। कुल बंद हो जाएगा। और हवाई जहाज जिस मटेरियल से बनता है, उससे प्रेशर कुकर बनवाएंगे मैं। ये क्या था? ट्रांसफर ऑफ पावर के टर्म्स एंड कंडीशन। और इसको जी। कवर क्या दे रहे हैं? कबूतर उड़ाएंगे, गोरा गोरा सफेद सफेद। पंचशील, पंचशील की भी कथा किसी दिन सुनाएंगे, कितना जी। बड़ा झूठ चल रहा है। अतः भारतीय सेनाएं कमजोर रहे। ठीक। अब या अभी खत्म कर दूं क्या मैं? अब इसके बाद पूरा दूसरा सेक्शन पूरा शुरू मुझे होगा। लगता है मेरे कि अगर ब्रेन में बहुत अगर आप पड़ी चाहें है। तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है दीदी। आज का ये जो अभी कालखंड हुआ है, अभी तक आप जो पहुंचे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम इस बिंदु पर इसको पूरा कर सकते हैं, और अगली बार जब हम आएंगे तो वापस से, तो इस, क्योंकि अगला अगला जो बिंदु आप शुरू करने वाली हैं, ये एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। जब हम ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करेंगे तो एक और बड़ा डिटेल ट्रांसफर ऑफ डिस्कशन है। पावर का जो ये पढ़े हैं, ये जी। नन्हा अंश पढ़े हैं। जी। अभी और दुनिया भर की बदमाशियां हैं इसमें। तो एग्जैक्टली। वो आदमी कितना पढ़ेगा? बिल्कुल। इसलिए इतना एक झलक दिया है। मिश्र जी से ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पावर पर एक सीरीज करवा लीजिए आप। एग्जैक्टली हम मैं गुरुजी से बात करूंगा। उन्होंने अभी अभी एक बड़ा सुंदर लेक्चर दिया है, जिसके बारे में, जिनका नाम केदार पांडे यानी कि राहुल सांकृत्यायन, कि कैसे प्रतिभा हाँ, में देशद्रोह मिलाया, तब वो व्यक्ति कामरेड कहलाया। इसके बारे में, राहुल सांकृत्यायन के झूठ के बारे में, प्रपंच के बारे में उन्होंने पूरा 1 घंटे का लाइव लेक्चर जो है वो अभी हमारे चैनल पर कुछ दिनों पूर्व ही दिया है। तो हमारे दर्शक वो भी देखें। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कम्युनिज्म ने भारत को बरगलाने का प्रयास किया, और ऐसे ऐसे लोगों को आपने भी कई बार, वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन के बारे में, सोमनाथ के बारे में आपने भी जिक्र किया है, और उसके बारे में भी पूरे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग एक्सपोज करने का काम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, और ये सब काम जो होगा उसका एक बड़ा भाग हमारे प्रबुद्ध सदस्यों से होकर के जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे 2500 प्रबुद्ध सदस्य जिनका आंकड़ा दीदी जी ने दिया है, इसमें आप अब तक सहभागी हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आपको तय करना है। 100 आते ही जी। शुरू हो जाएगा प्रत्यक्ष बातचीत और सब काम साल भर ठीक। तक। ठीक है। जी, बहुत सुंदर। जल्दी आइए 100। मेरे अभी तक 6 प्रिय, प्रबुद्ध सदस्य। मेरे सुहृद और मेरे अभिन्न 100 जल्दी आइए। बहुत जल्दी आइए। अब तक 6 प्रबुद्ध सदस्य हमारे हुए हैं, 4 संरक्षक सदस्य हुए हैं। ये जैसे जैसे पूरा होते हैं, जम्बू टॉक्स बहुत बड़ा काम करने का विचार अपने मन में सजोए हुए है। इसी वर्ष होगा, अगले कुछ महीनों में होगा, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही। दीदी प्रणाम। वंदे आज मैं मातरम। कम बोल पाई, क्षमा चाहती हूँ, गला साथ नहीं दे रहा है। 45 मिनट के लगभग का कार्यक्रम हो गया है दीदी। बहुत बोले आप, और बहुत सुंदर बोले आप। जो दर्शक सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या सुना है। अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में कांग्रेस के 100 पाप, नेहरू गांधी का राष्ट्रद्रोह, ये एक बड़ी श्रृंखला है, लगातार चलेगी, अनवरत चलेगी, और जब तक नहीं रुकेगी तब तक ये सारे काम पूरे नहीं हो जाते। नमस्ते दीदी। सभी दर्शकों को प्रणाम। वंदे मातरम।